तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, तो हम शुरू कहां से करेंगे? लिसन टू मी। इसमें दो चीजें आती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर होता है वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर इज दैट वेरी क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, लाइक कोई एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल है डिस्टेंस। पॉइंट ए से लेकर बी तक, पॉइंट ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है दैट्स 5 किलोमीटर। तो मैं को ध्यान से, पॉइंट ए से लेकर बी तक द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द बी इज 5 किलोमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अगर मैं ऐसे पढ़ूं इसको, a car is moving from A to B, a car is moving from A to B, so इसमें डायरेक्शन भी आ गई। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, the distance between the point A and B is 5 kilometer, then it is scalar quantity, it is distance जिसको बोलते हैं। अगर मैं ऐसे पढ़ूं इसको, the distance a car is moving from A to B, तो एक तो मैंने आपको डायरेक्शन बताई, उस कार को कहां से कहां जाना है, और दूसरा मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी पता है, वो तो डिफाइंड है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स है ए एंड बी। इन पॉइंट्स के बीच में जरूर कोई डिस्टेंस होगी, डिफाइंड होगी। ठीक है, तो यहां पे दो चीज आ गई, एक तो मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया और साथ में मैग्नीट्यूड भी दिखाया। इज दैट क्लियर? सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। You got it? एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो आपको ज्यादा पता होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां पे डायरेक्शन साथ में होती है, ठीक है, और यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब हम शुरू ऐसे करते हैं। पहले हम लेंगे एक लाइन। वी हैव अ लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स होते हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है। तो लेट्स टेक अ लाइन। अगर हम इस लाइन को डायरेक्शन भी देंगे, डायरेक्शन ऐसे, एरो से डायरेक्शन हम डिनोट करते हैं, या ऐसे, तो इस लाइन को हम कहेंगे डायरेक्टेड लाइन। क्या कहेंगे? डायरेक्टेड लाइन, मतलब जिसमें डायरेक्शन है। तो ये एक लाइन है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन। इज दैट क्लियर? या ये एक लाइन है, इसमें डायरेक्शन भी है, इसको कहेंगे डायरेक्टेड लाइन। अगर हम इस लाइन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो क्या कहेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इट्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? जितना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, और आपने पढ़ा भी है। तो ये पहले डायरेक्टेड लाइन है, इसमें डायरेक्शन गिवन है। अगर हम इस लाइन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में, तो इसको हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में दो चीजें आ गई, एक तो डायरेक्शन आ गई और इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, मतलब ए और बी के बीच में कोई मतलब फाइनाइट डिस्टेंस होगी। नहीं समझ? समझ आवा? तो इनके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2000, 1 करोड़ किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस होगी तो फाइनाइट डिस्टेंस होगी। तो अब इस लाइन को हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको पढ़ेंगे सिर्फ डायरेक्टेड लाइन, इसको पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके? आपको पता है रे जो होता है ना, रे में भी डायरेक्शन होती है, पता श्योर? रे में क्या होता है? रे में डायरेक्शन होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। पता है? नहीं पता है? रे में एक एंड पॉइंट होता है और ये रे है, इसमें एरो साथ में होता है। एरो मीन्स डायरेक्शन, कहां से रे जाएगी। इस
ये रे में सिर्फ डायरेक्शन है, लेकिन इसमें एंड पॉइंट दोनों नहीं है, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है। तो ये सिर्फ डायरेक्टेड लाइन है, ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट नहीं है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो एक डायरेक्टेड लाइन और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में फर्क क्या है? डायरेक्टेड लाइन में सिर्फ डायरेक्शन होती है, उसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट नहीं होता है, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक तो डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। और जिस किसी लाइन के अंदर जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। Rakshana is vector quantity. Directed vector quantity. Vector is a directed line segment. Is that clear? क्योंकि इसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें दो चीजें नहीं होंगी, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, हम इसको वेक्टर नहीं कह सकते। इसमें दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो वेक्टर में एक तो डायरेक्शन होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। ये बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है। क्लियर? अब इस वेक्टर को, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर का दूसरा नाम हम पढ़ सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब इस वेक्टर को हम लिखते कैसे? दिस वेक्टर ए बी, ये ए बी और साथ में डायरेक्शन, इसको हम लिखते हैं ऐसे, वेक्टर ए बी। पता है ये एरो का होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने सिर्फ ए बी लिखा, अब इनमें फर्क बताओ, ये क्या और ये क्या है? ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, और ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ओनली। इज दैट क्लियर? इस वेक्टर ए बी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए इसका नाम रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इट्स वेक्टर ए। कोई मुझे बताएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड ए बी बता सकते हैं या ए बता सकते हैं, ठीक है? तो ये वेक्टर हो गया, दिस इज नोन एज वेक्टर ए बी। कैसे पढ़ते हैं इसको? वेक्टर ए बी और वेक्टर ए। अब इसमें से ए जो है वो इनिशियल पॉइंट होता है और बी जो है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है टर्मिनल पॉइंट कहना। सो वेक्टर के अंदर एक इनिशियल पॉइंट होता है, और अगर इसमें इनिशियल पॉइंट नहीं होगा टर्मिनल होगा, या अगर इसमें इनिशियल पॉइंट होगा टर्मिनल नहीं होगा, तो हम इसको वेक्टर नहीं कह सकते। इसमें दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट एंड द डायरेक्शन। सो इसमें ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये वेक्टर ए बी है, और इट्स रिटन एज वेक्टर ए ओनली, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, और हम इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं इसको? या क्या पढ़ांचे इसमें नहीं पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, क्या पढ़ते हैं इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और इट इज रिटन एज ए बी ओनली। अगर तुम साथ है, अगर कभी आपको ऐसे होगा ए बी ओनली, आप इसके बदले लिख सकते हो वेक्टर ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, नॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। इट इज, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक मतलब चीजें हैं जो वेक्टर में आपको ध्यान रखना है। एक तो वेक्टर में इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट होता है, तभी जाके इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। वेक्टर में डायरेक्शन होती है, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी, और शॉर्ट में वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को हम शॉर्ट में वेक्टर हटा के फिर मैग्नीट्यूड भी हटाना है, तो ये ए बी बन जाएगा। और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ आवा? अच्छा, मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। क्या पढ़ेंगे? अभी बाद में पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और ए बी, द डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन बाद में हम इसको पढ़ेंगे इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये वेक्टर की शॉर्ट डेफिनेशन होगी। अभी पढ़ना हमें पोजीशन वेक्टर। सुना है कभी? हुआ? अगर आपने नहीं सुना है तो आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है। सुना है? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इस पोजीशन वेक्टर का इन दो चैप्टर्स में, वेक्टर और 3D में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप वेक्टर की बात करोगे, पोजीशन वेक्टर की बात करोगे, तो पोजीशन वेक्टर कहते किसको है? सुना है कभी?
हाँ पोजीशन वेक्टर का छाना यस यस देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है अगर हम बात करेंगे ना लिसन टू मी अगर हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ठीक है तो इस 3 जहां पे हम बैठे हैं ये 3D है इसमें कितने एक्सिस होती है 3 एक्सिस एक मान लो हमारे साइड में यहाँ पे x एक्सिस है जहां से ये लाइन जा रही है वो y एक्सिस है और जो यहाँ पे कॉर्नर पे हाइट है इसको हम कहेंगे z एक्सिस सो इट इज x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इज दैट क्लियर अगर मैं आपको ये कहूं हम 2 डायमेंशनल पे ट्राई करते हैं ये 2 डायमेंशनल में पॉजिटिव x एक्सिस ये पॉजिटिव y एक्सिस अगर यहां पे कोई पॉइंट लेंगे पॉइंट P इस पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y ये x और y बेसिकली होते क्या है ये x और y होते इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द पॉइंट क्या कहते हैं इसको कंपोनेंट्स ऑफ द पॉइंट P मतलब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे यहां से और यहां से x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे तो हम कहेंगे ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो वो x है क्योंकि यहां पे x लिखा है और यहां पॉइंट O से लेकर पॉइंट B तक इस तक की डिस्टेंस जो है वो y है तो भी जाके इस पॉइंट की जो कंपोनेंट्स है वो x और y है तो भी जाके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x एंड y इज दैट क्लियर अगर हम बात करेंगे इस 3 डायमेंशनल की इसमें 3 एक्सिस है x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस अगर हम एयर में कोई यहां हवा में स्पेस में कोई पॉइंट लेंगे उस पॉइंट के भी कंपोनेंट्स होंगे मैं कुछ बुझ असल स्लाइड इशू ज्यादा पास इमेजिनरी सोचने ज्यादा ठीक है क्योंकि इसमें ज्यादा आइडिया ऐसे फिजिकली नहीं आपको लगेगा या ज्यादा पास पाने था दिया अगर हम स्पेस में कोई पॉइंट लेंगे यहां पे एक स्पेस में एक पॉइंट है इस पॉइंट के कितने कंपोनेंट्स होंगे 3 कंपोनेंट्स एक x कंपोनेंट y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट इज दैट क्लियर तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z अगर हम इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ किसके साथ क्योंकि हमारे पास है प्लेन सरफेस और हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की ये कौन सी एक्सिस हो गई ये कौन सी एक्सिस हो गई ये मान लो ये कौन सी एक्सिस है रिमेंबर वन थिंग दीज 3 axes x axis y axis and z axis they are mutually perpendicular to each other इसका मतलब क्या होता है ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होते हैं जैसे ये z axis है ये x axis है इनके बीच में एंगल कितना है जैसे ये x axis और y axis है इनके बीच में एंगल कितना है जैसे ये y axis और z axis है इनके बीच में एंगल कितना है so the 3 axes coordinate axes are mutually perpendicular to each other नहीं समझ असल पड़ेगा समझ अच्छा हम यहां पे स्पेस में एक पॉइंट लेंगे पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की हां यहां भी हम बात कर सकते हैं 2 डायमेंशनल की इसके कोऑर्डिनेट्स सिर्फ x, y है तो अगर हम किसी भी पॉइंट P को याद रखना अगर हम किसी भी पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ चाहे आप 2D की बात करो चाहे आप 3D की बात करो किसी भी पॉइंट P को जब आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे क्लियर तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद हम उसको डायरेक्शन देंगे OP लाइक यहां पे ओरिजिन है O इस O को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ पॉइंट P के साथ और हमने इसको डायरेक्शन दी OP सो दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर that's not position vector position vector is that very vector जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है वेरी सिंपल ये इनिशियल पॉइंट क्या है ओरिजिन तो इसका इस OP का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और टर्मिनल पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x, y क्लियर सो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर अब आप बहुत सारे पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हो लाइक यहां पे एक पॉइंट ले लो ओरिजिन से ज्वाइन करो डायरेक्शन बन जाएगी OP ठीक है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा क्योंकि O और P में मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा तो इस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर OP सेकंड पॉइंट यहां पे ले लो Q को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करो जब आप ज्वाइन करोगे डायरेक्शन दे दोगे OP ठीक है इसका मैग्नीट्यूड भी बन गया क्योंकि O से लेकर P तक एक फाइनाइट डिस्टेंस होगी तो इसको भी हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर तो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पोजीशन वेक्टर्स इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं इज दैट क्लियर अच्छा बात हो रही है 3 डायमेंशनल की
लेकिन हमने पॉइंट यहां पे लिया, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को आप किसके साथ ज्वाइन करोगे? मैं 2 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये इस 3 डायमेंशनल के अंदर कितने प्लेन्स है? बहुत सारे। यहां एक प्लेन है, वहां एक प्लेन है, जिसपे आप बैठे हो, ये भी एक प्लेन है। अच्छा, ये प्लेन किस किस एक्सिस से बना है? ये प्लेन बना है, अगर हम मानेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये नहीं, ये कहां वाई एक्सिस है? ये जेड एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है, इस रोम की जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस है, इस रोम में ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, और इस रोम के अंदर ये जो हाइट है ना कॉर्नर पे, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये प्लेन किस किस एक्सिस से बना है? मतलब ये जो वाल है, ये वाला वाल, ये किससे बना है? ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना है। जो ये वाला वाल है, ये किससे बना है? वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जिसपे आप बैठे हो, ये किससे बना है? ये बना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन से। ठीक है, अच्छा, इस प्लेन पे हमने पॉइंट पी लिया। इस पॉइंट पी को किसके साथ ज्वाइन करोगे? ऑरिजिन के साथ। जब ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसमें डायरेक्शन भी आ गई, ओपी। सो दिस पॉइंट यहां से ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये ऐसे इसकी डायरेक्शन दे दो, तो ये भी बन गया पोजीशन। इज दैट क्लियर? सिंपल डेफिनेशन क्या है पोजीशन वेक्टर्स? पोजीशन वेक्टर वो सब वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन होता है। वेरी सिंपल, क्लियर? अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर से। किससे? पोजीशन वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी, और इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर। किसी भी नॉर्मल वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली अगर वो पोजीशन वेक्टर हो तो हम उसको डिनोट करते हैं किससे? आर से। क्लियर? लाइक यू हैव दिस, लिसन टू मी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसको हमने दे दी डायरेक्शन ए बी, इसका नाम हम वेक्टर बी रख सकते हैं, वेक्टर सी रख सकते हैं, वेक्टर डी रख सकते हैं। ठीक, इस वेक्टर के अंदर जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है, इनमें कोई ऑरिजिन नहीं। अगर हमने इसमें से ओ को ऑरिजिन मान, ए को ऑरिजिन माना, तब जाके ये बन गया पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डिनोटेड बाय वेक्टर आर। पिक्चर को बोलिए, तो पोजीशन वेक्टर इज दैट वेरी वेक्टर whose initial point is origin। एम पर तो बराबर चीज। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब मुझे बताओ, देखो ये 2 डायमेंशनल है, हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की। सो हम 3D को 2D पे ड्रा नहीं कर सकते, अब हमें ऐसे करना होता है। मैं कुछ बुझूंगा दुष्ट को विश्लेषण तक टाइम मिल पार के लिए मैं प्रतिदिन से गए जो कुछ अगर रहतस ते परक नहीं किताब तो इतने तुम चीज समझ टीचर इसके था यो ओ एक्स वाई। ठीक है, देखो अब मुझे ड्रा करना है 3D। क्या ड्रा करना है? 3D के लिए एक एक्सिस यहां से जरूर जाएगी, ये एक्स एक्सिस, ये मानो फिर जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस हम हाइट को मानते हैं, और ये बन गया वाई एक्सिस। विच एक्सिस? वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, क्या हम ओ एक्स एक्सिस को वेक्टर कह सकते हैं? सोच के बताओ, क्या हम एक्स एक्सिस को वेक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? इसमें डायरेक्शन तो है, लेकिन इसका कोई फाइनाइट पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं है। अगर इसका एंड पॉइंट होता तो फिर नंबर्स का भी एक लास्ट पॉइंट होता। ओ एक्स इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर इसका एंड पॉइंट होता ना, मतलब 100 पे, 200, 1 करोड़ पे, तब जाके नंबर्स का भी एक एंड पॉइंट होता है। लेकिन नंबर्स इनफिनाइट है, मतलब ये ओ एक्स जो है, ये एक्स कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाएगा। तो ये ओ एक्स है, ये ओ जेड है, एंड दिस इज ओ वाई। ठीक, ये बन गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये जो है इसको फर्स्ट ऑक्टेंट कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वैसे फर्स्ट ऑक्टेंट होता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, बट आपने नहीं पढ़ा। हाँ, पूरा तो 11th में 3। तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट ऑक्टेंट। अच्छा, 3 एक्सिस से, जैसे 2 एक्सिस से प्लेन के 4 हिस्से होते हैं। 2 एक्सिस से प्लेन के कितने हिस्से होते हैं? तो 3 एक्सिस से स्पेस के कितने हिस्से होंगे? 8 हिस्से होते हैं। कैसे 8 हिस्से होते हैं? देखो, ये x है, ये z है,
मैं तो कहते ध्यान ये अगर इसको ये कहां से जाएगा, ये वाला लाइन मार्कर, ये उस पार भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? एक स्पेस, एक ये बन गया ये वाला हिस्सा, दूसरा इसके बगल में साथ में यहाँ पे अपोजिट में, तीसरा उस साइड पे अपर मिसरोमस में, फोर्थ यहाँ पे, एक और यहाँ पे और नीचे दो और, ठीक है? तो ये जो है दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट हम ज्यादातर बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट की। अच्छा और एक चीज नजर का गुंजाइश है। अच्छा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस को क्या मैं हाथ में लेकर बैठूं? ठीक है, इतने बड़े ब्याम आप वो ब्याम आ गए पर ये अत लेखा मगर यूज वो पॉइंट लेखना सके क्या हवास में कित लेख पॉइंट, मतलब मुझे पॉइंट भी लेना है। अगर 2D है, दो एक्सिस है, किसी भी पॉइंट को यहां पे ले सकते हैं। चलो मान लिया मैंने एक्स वाई एक्सिस को मैंने हाथ में लिया, ठीक है? याद रखो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आप याद रखो और आंखें बंद करके इस पिक्चर को याद रखो। रखा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ऐसे नहीं हो गई आंखें बंद, अभी खोलो। अच्छा तो ये जो है ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मैं हाथ में लेकर इसको नहीं बैठूं, अब क्या करूं? इसको ड्रा करें, ठीक है? अब इमेजिन करते रहेंगे, ड्रा भी तो करना है, तो इसको ड्रा हम ऐसे करते हैं। अब देखो आपको क्या हो जाता है फिर बाद में, हम आपको कहते हैं ना दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं फिर आप सोचते हो मैंने आपको कहा एक्स ओ वाई, मतलब मैं आपको ऐसे कहूं एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ अगर मैं हाथ में लेकर बैठूं तब आप मानोगे एक्स ओ वाई इज 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल 90 है, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिखूं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, फिर मैं कहूं एक्स ओ वाई इज इक्वल 90 डिग्री, आप मानते ही नहीं हो। और ये मानने वाली बात भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं बन रहा है। बट प्रॉब्लम ये है हम इस वाई एक्सिस को बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि इसको ऐसे रखना है, लेकिन हम ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको यहाँ पे ड्रा करें। इज दैट क्लियर? समझ आवा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल पे और हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इनके बीच में एंगल कितना है? ये 90। ये कितना है? 90। और ये कितना है? मतलब ये सारे एंगल्स कितने हैं? 90। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मुझे पॉइंट P को लेना था स्पेस में, जिसके 3 कंपोनेंट्स है, x भी है, y भी है, z भी है, ठीक? इस पॉइंट P को हमने हवा में लिया। चलो एक तो मैंने हवा में हाथ में लिया था, अब पॉइंट P को हम हाथ में नहीं ले सकते, कैसे ले लूं? फिर पढ़ाऊं कैसे, लिखूं क्या? तो इस पॉइंट P को मैंने कहां पे लिया? बोर्ड पे। बट याद रहे ये बोर्ड पे नहीं है, ये स्पेस में है। जैसे ये यहां पे नहीं है, ये ऐसे है, इसी तरह पॉइंट P जो है ये स्पेस में है, ये बोर्ड पे नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। अदरवाइज शी इम्पॉसिबल, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे पॉइंट है, लेकिन हम इसको इमेजिनरी पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम 3D की बात कर रहे हैं। जैसे हम 3D में पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट P है, इसको ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करो, लिसन टू मी, इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करो, ये बन गया पोजीशन वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर r से। अब पोजीशन वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन होता है, टर्मिनल पॉइंट इज सम पॉइंट P, और इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, द मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ OP और इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r व्हिच इज इक्वल। आपने 2D में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ना था आपको, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ठीक है? उसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। एंड द डिस्टेंस फार्मूला इज, लिसन टू मी, डिस्टेंस फार्मूला इज, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 0 ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x y z। द डिस्टेंस फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है? x है, यहां पे क्या है? 0 है, तो x - 0 का होल स्क्वायर दैट इज x। नहीं समझ? प्लस y स्क्वायर
plus z square. Is that clear? So this is the magnitude of the position vector. निकला आवाज समझ? मुश्किल माश? तो वेक्टर समझ आया वेक्टर क्या होता है? क्या होता है वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक? अब उसमें वेक्टर ए भी पढ़ो या ऐसे वेक्टर ए पढ़ो. लिसन टू मी. अच्छा, अब इस वेक्टर ए बी के दो पॉइंट्स हैं, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट. ओके, इनिशियल पॉइंट इज सम पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट इज सम पॉइंट बी. अगर यही इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन बन जाए तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर. ओके, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस, पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और इट्स रिटन एज ए बी ओनली. सिंपल. जैसे हम ट्रायंगल लेते थे, फिर तीन साइड्स लेते थे. ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल 9 सेंटीमीटर. ठीक है, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं. अब उसमें डायरेक्शन नहीं होते, बस वही फर्क है. आपको याद है आपने पढ़ा था वो 11th के अंदर क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनोमेट्री. फिर आपने एंगल पढ़ा था, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. वो तो डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन पे. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एंगल है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव एंगल. तो वहां पे डायरेक्शन भी आ गई. सिमिलरली इट्स हियर, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB और इट्स रिटन एज सिंपली AB इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0. अब 0 कब होता है? हम पढ़ते हैं वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर मैग्नीट्यूड है तो 0 तो फिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे. उसके बाद पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, इट्स रिटन एज OP वेक्टर. लिसन टू मी. इशू सुबह से साथ क्वेश्चन सुना कर पांच सुनते पाती है क्वेश्चन बार-बार कंफ्यूजन कर सकते, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ा दें ताकि आपको एग्जाम तक कम से कम याद रहे. मगर ये था ध्यान. मैग्नीट्यूड ऑफ OP अभी आसान लग रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा आगे मुश्किल है, लेकिन ये चीज आपने ध्यान रखनी, तभी मैं ज्यादा इन पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कहां पे क्या होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP और इट्स रिटन एज OP सिंपल. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R और इट इज R. कभी हम इस्तेमाल R को ही करते, फिर आप सोचते हो ये R कहां से आ गया. ये R जो है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर. अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नो इश्यू. अब ऐसे लिखो इसको या ऐसे लिखो, देयर इज नो इश्यू. ठीक. सो व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. कैन यू टेल मी इफ वी हैव अ पॉइंट P, the coordinates of the point P are 1, 2, 3. क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट्स? 1, 2, 3. जरा इसका मैग्नीट्यूड बताओ. अगर इसको आप पोजीशन वेक्टर बनाओगे, 14. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 14. सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेरी वेक्टर. ओके, ये हो गया पोजीशन वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइनस हमारा टॉपिक है, तो हमने पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल्स. क्या क्या पढ़ना है? डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन एंगल्स, सॉरी यहां पे रेशियोज है, यहां पे एंगल्स है. डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियोज. वार 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 बोझ बात हुई किन्ना टाइम मकला 20 मिनट कम बचाए. डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन रेशियोज. देखो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो मैं पहले डिफाइन करूंगा. अगर हम बात करेंगे ना A, B, C, ये वेक्टर A नहीं है, ये A है. A, B, C, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज. क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज. अगर हम लिखेंगे L, M, N, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस. क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइनस. इसके बाद हम लिखेंगे अल्फा, बीटा, गामा. क्या होंगे ये? डायरेक्शन एंगल्स. तो हमारे पास है ABC, हम बात करेंगे ABC तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज. हम बात करेंगे L, M, N तो डायरेक्शन कोसाइनस. हम बात करेंगे डायरेक्शन एंगल्स की तो अल्फा, बीटा, गामा. इनके बीच में आपस में रिलेशंस है. ठीक है, वही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं.
तो डायरेक्शन कोसाइनस हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर हमें पढ़ना डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो हम आपको कैसे बताएंगे, तो थोड़ा सा ओपन ध्यान। हम लेंगे 3 डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहां पे एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव लिया हमने, यहां पे वाई जेड एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव लिया, और यहां पे क्या है, इस डायरेक्शन में आपके पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इज दैट क्लियर? लेकिन इसको यहां पे रखना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसको यहां पे लिखते हैं ऐसे। तो हम 2 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशनल बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान रखना है यहां पे। तो ये हो गया वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? बेसिकली ये यहां पे है। पहली बात, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, द 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आसान है ना, याद रखना। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, एंड जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये आप याद रखो, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एंगल्स ड्रा करूंगा तो ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, इट्स 90। ये लगता तो नहीं है 90, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है यहां पे, लेकिन बेसिकली ये 90 डिग्री है। ये कितना है, 90, और ये कितना है, तो ये तीनों एंगल्स है 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग, अगर हम यहां पे एक्स एक्सिस को मानते हैं, सॉरी वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक स्पेस बन गई फर्स्ट ऑक्टेंट। इस फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर हम एक पॉइंट पी लेते हैं, यहां पे जहां पे मार्कर का टिप है, यहां पे एक पॉइंट पी ले लो, इस पॉइंट पी को किसके साथ ज्वाइन करोगे, ऑरिजिन के साथ। नहीं समझ रहे हो, ये पॉइंट पी है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, ऑरिजिन के साथ, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया। अच्छा, इस पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कामा वाई कामा जेड, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो ये बुझे मैं कौन असल पे। अब इस पॉइंट पी को यहां पे लेना इट्स इम्पॉसिबल, तो हम इसको यहां पे लेते हैं। बट रिमेंबर, ये पॉइंट इस मतलब प्लेन पे नहीं है, ये स्पेस में है। दिस इज पॉइंट पी हियर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक शगुबर युता। अब इसको ज्वाइन करते हैं, हम एक बॉक्स बनाएंगे यहां पे। बुझो कुनो बेटा, पॉइंट पी हम यहां पे लेते हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है यहां पे, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल पे हम 3 डायमेंशनल बता रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल। ये पॉइंट पी कहां पे था, स्पेस में था, हमने इसको किसके साथ ज्वाइन कर दिया, ऑरिजिन के साथ। तो हमने इसको पॉइंट पी माना। अच्छा बेटा, हमने इसको पॉइंट पी माना, लिसन टू मी, हम इसको पॉइंट पी मान रहे हैं और ज्वाइन करेंगे किसके साथ, ऑरिजिन के साथ। अभी एक बात आप 2D पे अंडरस्टैंड करो, 2 डायमेंशनल पे, यहां से आपको समझ में आ जाएगा तो मतलब आपको यहां भी समझ में आ जाएगा। आप यहां से समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने एक पॉइंट पी स्पेस में लिया, उसको ज्वाइन कर दिया ऑरिजिन के साथ। अब हम यही चीज आपको 2 डायमेंशनल पे बताएंगे। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस या जेड एक्सिस ले लो, जो मर्जी है, ठीक है।
टू डायमेंशनल में अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, z, क्योंकि हमने z एक्सिस लिया। अगर मैं इसको y एक्सिस मानूं तो ये क्या है, इट्स x, y। मैं सारा कुछ आपको यहीं पे सिखाऊंगा, यहां ध्यान रखना आप अच्छे से, तो आपको ये चीज खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगी। पोजीशन वेक्टर को हम ज्वाइन करेंगे ऑरिजिन के साथ। किसके साथ? ऑरिजिन के साथ। अब ये पोजीशन वेक्टर इन दो एक्सिस के साथ दो डिफरेंट एंगल्स बना रहा है। ये सेम भी हो सकते कभी, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है इट इज अल्फा, और यहां पे जो एंगल बन रहा है इट इज बीटा। अच्छा, अगर स्पेस में है, तीन एक्सिस के साथ है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये पॉइंट P है, इसको ज्वाइन करो ऑरिजिन के साथ। किसके साथ? ऑरिजिन के साथ। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, देखो ये पॉइंट P यहां पे है, यहां पे थोड़ा मुश्किल है दिखाना, ये पॉइंट P यहां पे, ठीक है, या यहां पे लेते हैं ऐसे, यथमश मौका ही वहां। ये पॉइंट P है, जरा देखो ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है? बना रहा है, आ रहा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले तो ये तीन एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बीच में और एक लाइन आ गई, दैट इज OX, सॉरी OP। देखो OP x के साथ एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है? आपको दिख रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। अच्छा, ये y के साथ, ये जो लाइन है इसके साथ, ये y के साथ एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है? अब हमारे पास दो ही हाथ है, अब आप खुद अंदाजा लगाओ कहां पे। इसके साथ भी एक एंगल बन रहा है यहां पे, हियर, और ये z एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। तो तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक का नाम अल्फा रखो, जो y के साथ बन रहा है उसका नाम बीटा रखो, जो z के साथ बन रहा है उसका नाम गामा रखो। सो दिस OP मेक्स थ्री एंगल्स विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक यहां पे बन रहा है अल्फा, एक यहां पे अंदर से बन रहा है तो बीटा, मतलब जो y के साथ बन रहा है वो बीटा, और जो z के साथ बन रहा है वो गामा। इज दैट क्लियर? मैंने 2D पे दिखाया आपको। टू डायमेंशनल पे जो OP एंगल बना रहा है किसके साथ? x के साथ, वो क्या है? अल्फा। जो y के साथ बन रहा है वो क्या है? जो z के साथ बनेगा वो क्या होगा? गामा। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन एंगल्स बन रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ। तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, खुद पर से नॉर्मली एंगल्स, क्योंकि OP में डायरेक्शन होती है इसीलिए नाम रखा हमने साथ में डायरेक्शन एंगल्स। यूं आवाज समझ। और एक चीज, जब हम यहां पे देखो इस P से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, नजर आ रहा है x एक्सिस कहां पे? x एक्सिस यहां पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसी x एक्सिस से, इसी P से हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो मेरे हाथ में है। इसको एक्सटेंड करो लाइन को, तो हम इस P से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसी P से हम z एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो शु सॉरी इमेजिनरी बस किन पानो शु समझ वहां के समझ आ रहा है? इसको है थोड़ा सा समझना मुश्किल, तो मगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, इस पे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मगर जीत गए ना योर ख्याल आसन अस्केश बेसिकली पढ़ा, और हमारा टॉपिक क्या, हमें करना क्या है। तो ये OP है। सबसे पहले OP क्या बना रहा है? थ्री एंगल्स, अल्फा, बीटा, गामा, विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये तो हो गया इतना फिगर। इसके बाद हमने P से परपेंडिकुलर ड्रा करना है x पे, y पे और z पे। ठीक है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे और दूसरा परपेंडिकुलर इस पे, और फिर तीसरा होगा किस पे? z एक्सिस पे। इतना समझ आया? तो ये मान लो ये m है और मान लो ये n है। अच्छा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? OM की लेंथ कितनी होगी? जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, यहां से यहां तक x होगा।
जब मैं P से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो यहां से यहां तक जहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रा होगा, P से यहां तक जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये लेंथ x होगी। अब इसी P से जब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा z एक्सिस पे, तो ये लेंथ z होगी। इज दैट क्लियर? ये हो गया x और ये कितना है? y है। युता आवाज समझ? और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये r है, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो r ही होता है ना। इतना समझ आया? अभी आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल OMP, राइट एंगल्ड एट M। अब यहां पे तो 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, एक OMP, दूसरा ONP, है ना, तीसरा OLP, 3 पॉइंट्स है। समझ आया? तो यहां पे इन ट्रायंगल OMP, राइट एंगल एट M, कॉस किसके बराबर होता है और एंगल कितना है अभी? अल्फा। तो कॉस अल्फा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स r। कॉस अल्फा इज x/r। अब अकबर समझ? अगर कॉस अल्फा x/r है, अब यहां पे मुझे रिजल्ट्स बताओ। कॉस अल्फा इज x/r, ये आपको यहां से अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं ही बता रहा हूं, समझ आवा? कॉस अल्फा इज x/r। अब बताओ मुझे कॉस बीटा क्या होगा? कॉस बीटा, एंगल इज हियर, सो बेस इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज दिस, सो कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट इज y/r। कैन यू टेल मी कॉस गामा? z/r। ठीक है, इस चीज को रिपीट करना है कहीं पे। समझ आया? हम पढ़ रहे 3 डायमेंशनल, लेकिन मैंने आपको 2D पे सिखाया। तो कॉस अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज x/r, कॉस बीटा इज y/r बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस गामा इज z/r बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। क्या बोलते हैं? इसमें अल्फा बीटा गामा, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन एंगल्स। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइनस, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। इज दैट क्लियर? इतना समझ आया? आगे बताऊं मैं। तो कॉस अल्फा जो है इसको हम L से डिनोट करते हैं। किससे? अगर कभी लिखा होगा ना फाइंड LMN, लिसन टू मी, अगर लिखा होगा फाइंड LMN, तो आप समझ लेना हमें डायरेक्शन कोसाइनस निकालना है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा इज L इज x/r, कॉस बीटा इज M, इट इज y/r, कॉस गामा इज LMN, it is z/r। ये तुम गो अंडरस्टैंड? कॉस अल्फा कैसे x/r आए ये आपको याद रहेगा एक ट्रायंगल की वजह से। तो कॉस अल्फा इज L विच इज x/r, कॉस बीटा इज M विच इज y/r, कॉस गामा इज N विच इज z/r। देयरफॉर L इज इक्वल टू x/r, M इज इक्वल टू y/r एंड N इज इक्वल टू z/r। यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR, z इज इक्वल टू NR। ठीक, अब L और R इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया नंबर बनेगा। ठीक है, सपोज L का वैल्यू 1/2 आया, क्योंकि कॉस के तो वैल्यूज ही होते हैं ना, रियल वैल्यूज, 1/2, √3/2। L is 1/2 and suppose R is 2. What's the value? 1. ठीक है, जब L और R को आप मल्टीप्लाई करते हो एक नया नंबर बन जाएगा, और वही नंबर जो है x का कोऑर्डिनेट होगा, x इज इक्वल टू 1। समझ आओगे ऊपर? जब आप M और R को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज M इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाई R2, तो यहां पे कैंसिल करने के बाद y का वैल्यू कितना आया? √3। फिर R इज इक्वल टू N इज सपोज इट इज 2/5 मिसाल के तौर पर, मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इट इज 4/5। तो ये एक नया नंबर बना, दैट इज द वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, अगर आपको कभी
पॉइंट P एक्स वाई जेड, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब देखो आप डायरेक्शन कोसाइनस कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइनस L, ठीक है, L M N, ये आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? आपके पास रिक्वायरमेंट है x, y और z, इन तीन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास, यहां ध्यान रखो, कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3, आपने निकालना है डायरेक्शन कोसाइनस। क्या निकालना आपने? डायरेक्शन कोसाइनस। तो डायरेक्शन कोसाइनस निकालने के लिए हमारे पास x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है, हमने r निकालना है। r है ना लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड आपको अभी मैंने बताया, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जब आप इस पॉइंट P को ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, आपको मिलेगा r का वैल्यू। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा, अब आपको पता है r किसके बराबर है। r इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो r का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14। अभी आपने डायरेक्शन कोसाइनस निकालना है, L इज x बाय r मीन्स 1 बाय रूट 14, M is y by r means 2 by root 14 and N is z by r means 3 by root 14, 3 by root 14। अभी बात आ रही है ABC की। What is ABC? These are direction ratios। डायरेक्शन, तो तीन चीज आ गई, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स, LMN डायरेक्शन कोसाइनस एंड ABC डायरेक्शन रैशोज। अब डायरेक्शन रैशोज की डेफिनेशन ये है कि डायरेक्शन रैशोज जो होते हैं ये होते हैं प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइनस। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइनस। सपोज डायरेक्शन कोसाइन आ गया 1 बाय रूट 14, बेसिकली ये LR जो नंबर बनेगा ना, इसका कोई भी प्रोपोर्शनल, मैं आपको यहां पे बताऊंगा, आपको प्रोपोर्शनल पता है ना। अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल नंबर्स है LR, MR, NR और वी कैन से ओनली L, M, N, ये सारे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक। ये कहता है कि डायरेक्शन रैशोज और ये नंबर्स और LMN डायरेक्शन कोसाइनस दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब मैं बताऊंगा प्रोपोर्शनल क्या होता है। सपोज L है मिसाल के तौर पर 1 बाय रूट 14, अभी आया ना, इट्स 2 बाय रूट 14, इट्स 3 बाय रूट 14। L आ गया 1 बाय रूट 14, वहां पे लिख के है, M आ गया 2 बाय रूट 14, N आ गया 3 बाय रूट 14। LR कितना आया? जरा L और R को मल्टीपल करो, L इज 1 बाय रूट 14 इंटू रूट 14, क्योंकि R तो रूट 14 के बराबर है, कहां गया R तो रूट 14 है ना, तो L इंटू R 1 बाय रूट 14 इंटू रूट 14 इज 1। MR it is 2 by root 14 into root 14, it is 2, so what is NR? It is 3, है ना, 3 by root 14 into root 14 is 3। तो हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3 नंबर्स, जो भी इनका प्रोपोर्शनल होगा ना उसको हम डायरेक्शन रैशियो कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर है 2 by root 14, दूसरा है 4 बाय रूट 14, तीसरा है 6 बाय रूट 14। अब मैं बताऊंगा प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। तो मैंने नंबर लिया, क्या क्या नंबर मैंने लिया, ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग था 1 बाय रूट 14, ये L का वैल्यू, मेरे पास था 2 बाय रूट 14, मेरे पास था 3 बाय रूट 14। दूसरा एक सेट मेरे पास था 1, 2, 3, ये बेसिकली x, y और z है कि नहीं है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1। और तीसरा एक सेट मैंने खुद से लिया और वो सेट है 2 बाय रूट 14, 4 बाय रूट 14, 6 बाय रूट 14। ये मैंने रैंडमली लिया। अभी जरा इस पूरे सेट को
इन सारे नंबर्स को आप 2 से मल्टीपल करो। प्रोपोर्शनल इसी को कहते हैं कि अगर आप एक कांस्टेंट से किसी फिक्स्ड नंबर से सबको मल्टीपल करोगे या डिवाइड करोगे तो एक नया सेट बन जाता है। जरा वो नया सेट क्या बनेगा? 2 1s are 2/√14, 2 2s are 4/√14, 2 3s are 6। अगर ये यहां पे 7 होता तो हम इनको डायरेक्शन रैशियोज नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनमें से किसी के प्रोपोर्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 2 3s are 6/√14। तो ये नया सेट जो बन गया, ये इस सेट को 2 से मल्टीपल करने के बाद बन गया। ठीक है? तो ये नए नंबर्स जो बन गए ना, इन्हीं को डायरेक्शन रैशियोज कहते हैं। अब आप बोलोगे इसके साथ प्रोपोर्शनल है या नहीं है? यस है। इस पूरे सेट को आप 2/√14 से मल्टीपल करो। किसी भी कांस्टेंट से पूरे सेट को मल्टीपल करना होता है, एक नया सेट बन जाता है। तो 2/√14 से इस पूरे सेट को मल्टीपल करेंगे। जरा करो मल्टीपल। 2 1s are 2/√14, 2 2s are 4/√14, 2 3s are 6/√14. Is that clear? So these numbers are known as direction ratios A, B, C. A, B, C. Therefore, A और L, A और L, B और M, C और N ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं बताऊं A कैसे बना, A कहां से एग्जिस्ट हुआ, ये L को किसी नंबर से मल्टीपल करने के बाद बना। ये L था ना, ये L है। L को जब मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया तो A बन गया। M को जब मैंने सेम नंबर से मल्टीपल कर दिया तो B बन गया, और N को जब मैंने सेम नंबर से मल्टीपल कर दिया तो C बन गया। सो A इज इक्वल टू LK, K टाइम्स L वी कैन राइट KL। B इज इक्वल टू KM, ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये सेम होना चाहिए, तब प्रोपोर्शनल बनेंगे। एंड C इज इक्वल टू KN। इसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। A इज प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। B एंड C ये एक आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो नंबर्स बनते हैं ना, ये सेट ऑफ नंबर्स। अब बताओ और एक बात, यहां पे क्या था? X, ये Y है, ये Z है। X, Y और Z। अब इनके बदले यहां पे मैंने क्या लिखा? A, B, C। मतलब X जो पूरा सेट है, इस पूरे सेट को मैं 1 से मल्टीपल करूंगा। यहां ध्यान रखना अच्छे से। इस पूरे सेट को मैंने किससे मल्टीपल कर दिया? तो फिर से क्या बना? फिर से बनेगा 1 2 3। और अब इस बार इस 1 2 3 को हम नाम देंगे A, B, C। पहले X का वैल्यू 1 था, फिर हमने इसको 1 से मल्टीपल कर दिया तो A बना। बेसिकली ये X किसके बराबर है? ये X है LR के बराबर, है ना। X इज इक्वल टू LR, Y इज इक्वल टू MR, Z इज इक्वल टू NR। तो बेसिकली मैं 1 की बात, X की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिकली मैं LR की बात कर रहा हूं। अब इसको X ही पढ़ो क्योंकि X ही 1 है। तो X को 1 से मल्टीपल करने से एक नया नंबर फिर से 1 ही बनेगा। इस बार इस नंबर को हम A नाम देंगे। 2 को मतलब Y को सेम नंबर 1 से मल्टीपल करो, एक नया नंबर 2 ही बनेगा, उसका नाम इस बार B देंगे। और Z को 1 से मल्टीपल करने से एक नया नंबर फिर से 3 ही बनेगा, दैट नंबर इज नाउ C। थोड़ा बहुत छुआ समझ में कि सोरी गो जाए पे कस कस आप समझ, जरा हाथ खड़े करो इस बार। चलो अच्छी बात है। तो A, B, C, X, Y, Z वी कैन से, क्योंकि X तो LR के ही बराबर है। लिसन टू मी। सो A, B, C and this LR, MR, NR or LMN they are directly proportional to each other। और इस बार हम कहते हैं ये बन गए डायरेक्शन रैशियोज A, B, C। गो अंडरस्टैंड? तो कभी कभार आप क्या कर सकते हो, जहां पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना X, Y, Z, आप उनके बदले उनको मानते हो A, B, C भी कभी कभी। मेन कर गया अंडरस्टैंड? असल पड़े तो उनको उनके बदले मैं लिखता हूं P के कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखते हैं हम? X, Y, Z। कभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में कि हम इसके बदले A, B, C मानेंगे। आप कहोगे A, B, C कहां से आ गया? बेसिकली X, Y, Z और A, B, C, X, Y, Z वाले सेट को हमने 1 से मल्टीपल कर दिया तो नए नंबर्स फिर से सेम बन गए, तो उनका नाम मैंने माना A, B,
सी। इतना समझ आया? ये हो गया डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियोज। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो वेक्टर की। सो व्हाट इज जीरो वेक्टर? whose magnitude is जीरो। ठीक है, तो जीरो वेक्टर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी कल कि जीरो वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो। से फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ए टू बी, a car is moving from A to B, then it's moving from B to C, and then it's moving from C to A. So what's the initial point? A. So what is terminal point? A. So this is A vector AA. So this is vector A because initial point is A, terminal point is A. Or we can write this as BB. Initial point B, terminal point B. When the 2 points coincide with each other, the vector is known as, the vector is known as zero vector, or it's written as this, zero vector. ठीक है, तो जीरो वेक्टर सिंपली वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी कोई भी डायरेक्शन होती है। इज दैट क्लियर? सो पॉइंट इज आल्सो नोन एज जीरो वेक्टर। अगर ये पॉइंट ए है, यही इनिशियल पॉइंट है और यही टर्मिनल पॉइंट है, मतलब हमने कोई मूवमेंट यहां से नहीं की, तो ये वेक्टर जो है दिस इज नोन एज जीरो वेक्टर। सो अ पॉइंट इज नोन एज जीरो वेक्टर। और अगर हम इसकी बात करेंगे, अ कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन इट्स मूविंग फ्रॉम बी टू सी, देन इट्स मूविंग फ्रॉम सी टू ए, तो इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट ए है, तो दिस वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। ठीक शगुबर, अब समझिए। नेक्स्ट बताओ क्या है? नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। कोई अंदाजा है व्हाट्स यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज दैट वेरी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। डायरेक्शन तो है उसमें, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन है। से फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए बी हो गया। इस वेक्टर ए बी या वेक्टर ए नाम रखो ऐसे। सो दिस वेक्टर ए बी और वेक्टर ए इज नोन एज यूनिट वेक्टर इफ इट इज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अब ये वन यूनिट सेंटीमीटर में हो या मीटर्स में हो या किलोमीटर्स में हो, बस इसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। अगर मैं ऐसे बताऊं वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या लिखोगे? इट इज द नंबर जीरो। ठीक है, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज स्केलर, इट्स अ रियल नंबर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो वेक्टर इज जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए इट्स वन। जब कभी भी यूनिट वेक्टर की बात होगी आप उसका मैग्नीट्यूड क्या कंसिडर करोगे? वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर कहते ही उसको जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। अब समझ नो कुछ? तो यूनिट वेक्टर द मैग्नीट्यूड इज वन। दिस यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस। ये यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इफ वी हैव यूनिट वेक्टर बी देन इट्स डिनोटेड बाय वेक्टर यूनिट वेक्टर बी दिस। इसके ऊपर एक कैप होती है, पता है, सुना है कभी? तो ऐसे हम डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। अभी बताओ तीसरा, तो जीरो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड वन है। अभी तीसरा बताओ, को इनिशियल वेक्टर्स। कोई आइडिया बुक को देखे बिना? को इनिशियल हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। तो अगर हम एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से बहुत सारे वेक्टर्स जा सकते हैं। लाइक वी हैव वेक्टर ए बी, वी हैव वेक्टर ए सी, वी हैव वेक्टर ए डी। सो दीज आर ऑल को इनिशियल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो को इनिशियल वेक्टर्स की सिंपल डेफिनेशन है, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, बस। ठीक है? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। ठीक शगुबर? साथ में सैद बे लिखित बस, यह ज्यादा मुश्किल
That's pretty much that one. क्या लिख? हाँ, तो फोर्थ बताओ, सुना है कभी? कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं जरा बताओ। देखो जब बात आती, आप यहां ध्यान रखो, अगर नहीं पता है तो यहां ध्यान रखो, लिसन टू मी। कोइनिशियल वेक्टर्स में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, उनका इनिशियल पॉइंट, जिन किन मतलब जो कोई भी वेक्टर्स हो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स की अगर बात करेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स में एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो कोलिनियर होते हैं, ये वो वेक्टर्स है जो एक सेम लाइन को पैरेलल हो। लाइक वी हैव द गिवन लाइन दिस, ये हमारे पास एक गिवन लाइन, जो कोई भी वेक्टर इसको पैरेलल होगा, नहीं समझे, जो कोई भी वेक्टर, जितने सारे वेक्टर्स इसको पैरेलल है रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड कितना हो, दैट डजंट मैटर, बस वो इसको पैरेलल हो, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। सपोज वी हैव वेक्टर ए बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, से फॉर एग्जाम्पल 3 यूनिट्स। दूसरा एक वेक्टर है सी डी, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सपोज इसका 4 है, इसका 3 है, तो हमें किस पे फोकस करना है, ये आपस में पैरेलल है। जब दो लाइन्स किसी सेम लाइन को पैरेलल होते हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स है, कोलिनियर वेक्टर्स है। क्या इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर कह सकते हैं, पॉइंट ए बी, सो इट्स ए बी and this is AC. Are these two vectors collinear vectors, AB and AC? Are these two vectors collinear? सोच के बताओ, डेफिनेशन क्या है, ये दोनों वेक्टर किसी गिवन लाइन को पैरेलल होने चाहिए, तो है। अब ये जो है ये एक ही लाइन पे वेक्टर्स है, हमें इसको नहीं देखना, हमें डेफिनेशन क्या है हमारी, कि ये किसी गिवन लाइन को पैरेलल होने चाहिए, वरना कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन ऐसे होती, द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन यहां पे पैरेलल टू ईच अदर नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, पैरेलल टू द गिवन लाइन। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर, सॉरी वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए सी, एंड द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। द टू वेक्टर्स आर, बिकॉज डेफिनेशन है कि ये किसी गिवन लाइन को पैरेलल होने चाहिए, और ये है, दोनों वेक्टर इस गिवन लाइन को पैरेलल है, ठीक है गुबरमान। अगर यम जो कोलिनियर आसान के तिला से डेफिनेशन बदल पड़, तिला से लिखित डेफिनेशन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन ऐसा यहां पे कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? सो आर दीज टू वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर? यस, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन, and these two vectors are collinear vectors because they are parallel to the given line L suppose। ठीक है, समझ आए वहां? इसमें आपने डायरेक्शन नहीं देखनी है, इसमें आपने मैग्नीट्यूड नहीं देखना, बस इतना देखना है कि ये एक गिवन लाइन को पैरेलल हो, दोनों वेक्टर्स। अच्छा बेटा, ये दोनों वेक्टर्स एक गिवन लाइन को पैरेलल हो, सो द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो अभी जीरो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 0, सिंपल याद रखना आपने। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स उन दो वेक्टर्स को कहते हैं जिनका एक सेम इनिशियल पॉइंट हो। अब डायरेक्शन कहां से है, सो दैट डजंट मैटर, डायरेक्शन तो मतलब हो गया अलग अलग। फिर है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में आपने सिर्फ इतना याद रखना है, द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर व्हेन दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन और गिवन लाइन। These two vectors are collinear vectors and these two vectors they are parallel to the given line, so these two vectors AB and AC are collinear vectors। Is that clear? Next बताओ, equal vectors। इक्वल वेक्टर्स वो दो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन सेम हो। अब आप कैसे इनको ड्रा कर सकते हो, देखो इधर इक्वल वेक्टर्स, इनमें आपने इसकी डेफिनेशन ये है, इनका मैग्नीट्यूड इनकी डायरेक्शन दोनों चीजें सेम होनी चाहिए।
like we have vector AB, this is vector AB. अब इसी डायरेक्शन में, इसी मैग्नीट्यूड पे और एक वेक्टर होना चाहिए लाइक दिस CD. इनकी डायरेक्शन सेम है. डायरेक्शन तब सेम पॉसिबल है जब ये दो वेक्टर्स पैरेलल हो आपस में. क्या होने चाहिए? अगर मैंने थोड़ा सा भी मूवमेंट किया ना तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगी. मिसाल के तौर पर यहां पे CD ऐसे. क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? इनकी डायरेक्शन सेम. डायरेक्शन सेम होने के लिए ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल होना बहुत जरूरी है. ठीक शगुबर? तो ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स है बिकॉज इनकी डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है. सो दीज आर टू पर इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. कोई कंसेप्ट? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. अगर एक वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा विद सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का जरूरी सेम आसो क्योंकि हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर गिवन वेक्टर ए बी पढ़ रहे हैं. ये वेक्टर ए बी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम सपोज बी ए ऐसे ही मानते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, या वेक्टर सी डी मानते हैं अभी. सी डी वेक्टर ए बी विद मैग्नीट्यूड 5 यूनिट सपोज, वेक्टर डी सी विद मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स. ठीक है. सो ये अपोजिट डायरेक्शन में है. इन दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? सो दिस वेक्टर सी डी इज द नेगेटिव ऑफ ए बी. अगर ये वेक्टर ए बी है देन दिस सी डी इज रिटन एज the negative of the vector AB. The negative of the Euclid's vectors. Basically this is DC. अब ये DC जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है विद सेम मैग्नीट्यूड, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ए बी. अच्छा, अगर मैं ये नेगेटिव यहां से हटाऊं तो फिर वेक्टर को कैसे लिखें? इस वेक्टर को हम लिखेंगे फिर बी ए. बी ए. समझ आवा? सो असल में ये है, अगर मैंने एक कार को जाना है फ्रॉम ओ टू ए, ए कार इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए विद अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. अनदर कार भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से ओ ए डैश. ठीक शगुबर? अक्ष ओ पे नेरान एस कुन 5 किलोमीटर, दूसरी गाड़ी ओ से लेकर ए डैश तक 5 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेंथ पॉजिटिव होती है. ठीक है. सो दिस ओ ए डैश इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ओ ए. माशु समझो, ये ओ ए डैश जो है ये नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ओ ए, इट्स रिटन एज माइनस ओ ए. सो ओ ए डैश लिखो या माइनस ओ ए डैश लिखो. अच्छा, ये माइनस ओ ए डैश हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए हम इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए ओ डैश. ऐसे लिख सकते. समझ आवा अच्छे से? एनी प्रॉब्लम? तो यहां पे अगर आपके पास ए बी हो, इसका नेगेटिव वेक्टर है माइनस ए बी. सो माइनस ए बी समटाइम्स इट कैन बी रिटन एज बी ए. सो दीज टू आर इक्वल. बी ए लिखो या माइनस टाइम्स ए बी लिखो. अगर कभी भी आपके पास कोई वेक्टर माइनस ई एफ हो, अगर आपको नेगेटिव यहां से हटाना है तो इसके लिए आपने इसको लिखना है वेक्टर एफ ई. समझ आओ गोबर? अब इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा वही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज नॉट नेगेटिव ऐसे नहीं है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर दिस माइनस ई एफ इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई. अब आप ई एफ देखो या एफ ई देखो, आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा है, ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो, लेंगे तो सेम होती है. ओके. तो ये हमारा सारे वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए. अब हम चलते एक्सरसाइज. मतलब ये सबसे पहले हम मानते हैं वो बूझ तो योकुन ये समझ. लिसन टू मी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आपने रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को ग्राफिकली. ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते। ये इनिशियल पॉइंट है ओ। अब पढ़ो क्वेश्चन। 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, फिर साथ में क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ईस्ट की डायरेक्शन में ये सपोज 40 किलोमीटर है, यहां से यहां तक, इट्स ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर। तो कार को कहां जाना है, ओ से लेकर ए तक, नॉर्थ नहीं जाना है, ईस्ट या साउथ या वेस्ट नहीं जाना है, इसको इस डायरेक्शन में जाना है, यहां तक। अब कितना जाना है, इसमें साथ में लिखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है ऐसे। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आपको। बेसिकली ये 30 डिग्री यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहां पे ईस्ट की तरफ नहीं आएगा, ये क्या, ये कहां पे आएगा, नॉर्थ के पास। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से आपने डायरेक्शन शुरू करनी है, ये वाली एंगल की डायरेक्शन। सो दिस इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ बताओ, ठीक है, याद रोजा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। ये आप खुद अब ये क्या करो, या मकले एक्सरसाइज वन तो ब्या, ये मकले कि जबन जबन पार